वो अरूज फ़त्हे की दास्तां, वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। हम कार्तिक इनको ढूंढ रहे हैं, इन लोगों ने इसीलिए हमला किया। क्या मतलब तैमूर नहीं मिला? चले जाओ यहाँ से और उसे ढूंढ कर लाओ। मुझ पर तीर चलाने वाला तैमूर था। अब तुम्हें गजा मेरे हवाले करना है भतीजे की वापसी के लिए, वरना तुम तबाह हो जाओगे अरसलान शाह। नहीं जाऊंगी मैं। मेरी मर्जी के बगैर कोई भी महल नहीं ले जा सकता मुझे। तेगिन अगर जिंदा है तो ढूंढ कर मार डालो उसे। मैं कारा तेगिन पर तीर चलाने वाला और चलवाने वाले को बेनकाब कर दूंगा। उस वक्त हम फंदे में मुजरिम की गर्दन देखेंगे।
Selahattin. Selahattin! Oradalar! Hadi koşun! Hadi! Saldırın! Saldırın! Hadi! Hadi! Koşun! Arslan Şah. Selahattin! Karatekin! Hele! Selahattin! Abla. Karategin!
अरसलान शाह तैमूर, Karatagin. Haydi. Selahattin. Ağabey. Bakala. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे इस एपिसोड के आगाज़ में आप लोग देखेंगे शाम का मंजर सामने आता है। सुल्तान कह रहे थे, आह कारातैगन आह, वाज़िया था कि तुम इस पागलपन की वजह से किसी दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। सलाउद्दीन कहता है, कारातैगन ने तीर चलाने वाले को गद्दार कहा है सुल्तान मोहतरम, ये ज़रूर कोई चाल है। मैंने सरहदी गाजियों को तीर चलाने वाले के पीछे भेजा है। सुल्तान कहते हैं, सरदारों पर भी अफसोस है, हमने उनकी खातिर क्या कुछ नहीं किया और वो अरसलान शाह की सफ़ में शामिल हो गए। हमने उनकी खातिर क्या कुछ नहीं किया। सलाउद्दीन कहता है, अरसलान शाह इन लोगों को अपने साथ मिलाकर कोई बड़ा इकदाम उठाएगा। इतने में ही वहाँ पर एक वज़ीर आता है और कहता है, मेरे सुल्तान, शहज़ादा अरसलान शाह तमाम सरदारों के साथ बोरू कबीले आ गया है। सुल्तान कहते हैं, देखो, देख रहे हो ना, मैंने उससे कहा कि इलाका छोड़ दो और वो कबीले पहुँच चुका है। सलाउद्दीन कहता है, अरसलान शाह का मंसूबा सामने आ गया है मेरे सुल्तान, वो कबीले पर कब्जा कर कर सरदारों के साथ मिलकर हम पर हमला करेगा। सुल्तान कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि अरसलान शाह का मसला जड़ से ही ख़त्म किया जाए। अमाद, चलो सिपाहियों को तैयार करवाओ, हमें कबीले जाना है। इसके बाद वज़ीर वहाँ से चला जाता है। सलाउद्दीन कहते हैं, सुल्तान मोहतरम, माँ कारातैगन को मारने वाले के बारे में मालूम करवाता हूँ। इसके पीछे जो भी चाल है, इससे हम सब का नुकसान होगा। अगर हमने इसकी हकीकत मालूम कर ली तो इस चाल से बचा जा सकता है। सुल्तान कहते हैं, ठीक कह रहे हो सलाहुद्दीन। इतने में ही सलाहुद्दीन वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं, एक खातून कहती है, इस्मत खातून का भाई कारातैगन मारा गया है। मलिका खातून ये सुनकर काफ़ी मायूस होती है और कहती है, बहुत अफसोस हुआ है, वो एक बहादुर जंगजू था, उसने हमारी बहुत मदद की थी, अल्लाह उस पर रहम करे। कोतलू खातून कहती है, कारातैगन कबीले का सरदार था, इसकी मौत के बाद इस्मत खातून अपना कबीला छोड़कर यहाँ कभी नहीं आएगी। मलिका कहती है, आपको बस इस बात की ही फ़िक्र है। कोतलू कहती है, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता है, मुझे ज़िंदा लोगों की फ़िक्र करनी है। वैसे भी इस्मत खातून को अब तक महल वापस लौट आना चाहिए था। कोतलू खड़ी होकर कहती है, मैं जा रही हूँ, ताज़ियत भी कर लूँगी और इस्मत को यहाँ वापस ले आऊँगी। इधर दूसरी जानिब जंगल के अंदर हम देखते हैं, सलाहुद्दीन का सिपाही कारातैगन की लाश तलाश कर रहा था और कह रहा था, मरा हुआ शख्स कुछ चलकर तो कहीं नहीं जा सकता है, क्या कोई उसे ले गया है, मगर कहाँ ले गया है। वो वहाँ पर निशानात तलाश कर रहे थे। इतने में ही वो रुकते हैं और सामने अलबेज भी अपने आदमियों के साथ कारातैगन को ढूंढ रहा था। अलबेज कहते हैं, आप यहाँ पर क्या करें हैं? हम अपने सरदार की लाश तलाश करने आए थे। सलाहुद्दीन का सिपाही कहता है, तुम लोगों के सरदार की लाश यहाँ पर नहीं है। अलबेज कहता है, तो फिर कहाँ पर है? सिपाही कहता है, हम भी उसे ही तलाश कर रहे हैं, तुम लोग भी तलाश करो, इस तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अलबेज कहता है, चलो जंगल में फैल जाओ, हर तरफ तलाश करो।
जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बिखर कर कारा तैगन को तलाश करने लगते हैं। सलाहुद्दीन के सिपाही से एक आदमी कहता है, ये लोग भी यहाँ पर चले आए हैं, इसका मतलब है कि कारा तैगन बोरू कबीले में नहीं है। आखिर ये सब कुछ क्या मामला है? सिपाही कहते हैं, मामला जो भी है काफ़ी गड़बड़ है, लेकिन वाज़ेह सूरत हाल है, हमें जाकर सलाहुद्दीन को आगाह करना है, आप लोग तलाश जारी रखें। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर बोरू कबीले का मंजर सामने आता है। खातून कहती है, आपने अपनी कुदरत का मुजाहरा किया तो सब आपका साथ देने पर तैयार हो गए। अरसलान शाह कहते हैं, हम एक दफ़ा कबीले पर कब्ज़ा कर लें, फिर कुदस की फ़तह में भी कोई रुकावट नहीं रहेगी। आलम इस्लाम का सबसे ताकतवर हुक्मरान कौन है, सब देखेंगे। खातून कहती है, इसमत बैठी कारा तैगन की वापसी का इंतज़ार कर रही है, मगर बेसुध। अरसलान शाह कहता है, इस कारा तैगन की लाश जल्द अज जल्द आ जाए तो बेहतर है, इंशाअल्लाह कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी, हमारा पूरा मंसूबा इसकी मौत पर मुनहसिर है। खातून कहती है, सलाहुद्दीन ने ही तो उस चट्टान से गिरते हुए देखा है, अब तक तो वह जहन्नुम में पहुंच गया होगा बेईमान। अरसलान शाह कहता है, तैमूर भी अभी तक वापस नहीं आया है, अल्लाह ना करे कहीं पकड़ा ना गया हो। खातून कहती है, बस करें जनाब, इतना परेशान मत हो, अगर तैमूर पकड़ा गया तो तब हम तक खबर आ चुकी होती, वो सही सलामत लौटेगा इंशाल्लाह। बोरू कबीला और सरदार हमारा साथ देंगे, अब हमारी सरदारी का वक्त है, इस्मत और नूरुद्दीन का खेल ख़त्म हो जाएगा, मैदान में अकेला शेर बचेगा। आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। ख़त्म होने लगे तो किसी और को भेजकर मज़ीद मंगवा लेना, ठीक है? कोतलो खातून कहती है, माशाल्लाह इस्मत खातून। इस्मत खातून उनके पास आती है। कोतलो खातून कहती है, तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं, नूरुद्दीन अगर सारी दुनिया के ख़जाने भी तुम्हारे हवाले करे तो भी दुरुस्त होगा। इस्मत खातून कहती है, आपका शुक्रिया कोतलो खातून, अल्लाह की रजामंदी के लिए कर रहे हैं हम, इनाम की उम्मीद भी अल्लाह से ही है। कोतलो कहती है, इंतज़ामी मामलात में भी माहिर हो, अल्लाह की नेमत वाज़िया हो रही है और तुम खातून अव्वल बनने के लायक भी हो। इस्मत खातून कहती है, खातून अव्वल तो मौजूद है, मुझे किस ओहदे की ज़रूरत नहीं है। कोतलू कहती है, तुमने इतने बड़े बोरू कबीले की जिम्मेदारी संभाल ली थी, खातून अव्वल के ओहदे के लायक भी तुम ही हो। मैं यहाँ से जाते वक्त पीछे की फ़िक्र से आज़ाद होकर जाना चाहती हूँ। इस्मत खातून कहती है, मलिका और अपने दरमियान मुझे मत घसीटें, मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोतलू खातून कहती है, महल का हरम पेड़ियों का दस्तरखान होता है, तुम हिम्मत नहीं दिखाओगी या जिम्मेदारी कबूल नहीं करोगी तो रकीब तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर जंगल के अंदर हम देखते हैं दौलत अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था। इतने में ही सामने से बर्नार्ड अपने आदमियों के साथ आ जाता है। दौलत देखकर कहता है, खूनी बगैरत। जिसके बाद वो अपने घोड़े से नीचे उतरकर तलवार निकालता है। बर्नार्ड कहते हैं, तुम्हें इतना सब होने के बाद यहाँ से चले जाना चाहिए था दौलत, और समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी बारी भी आएगी, लेकिन अब देर हो चुकी है। दौलत कहता है, असल में तो तुम्हें भागना चाहिए था बर्नार्ड, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। एक बहुत ही बड़ी और फौज आकर दौलत और उनके आदमियों पर हमला कर देती है। दौलत के आदमियों को वो लोग वहाँ पर मारने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब जंगल के अंदर सलाहुद्दीन भी अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था। इधर बर्नार्ड अपने आदमियों के साथ मिलकर दौलत और उनके आदमियों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, मगर दौलत के आदमी काफ़ी तेज़ी से कम हो रहे थे। इतने में ही हम देखते हैं दौलत भी वहाँ पर सबको ख़त्म कर कर बर्नार्ड के सामने आ जाता है। दौलत के सामने सारे सिपाही मारे जा चुके थे। इतने में ही दौलत वहाँ पर अकेला रह चुका था। अलीसा कहती है, शाहीन के पर तोड़ने के लिए मज़ीद किस चीज़ का इंतज़ार है? दौलत कहता है, शाहीन तुम लोगों की खोपड़ियाँ तोड़े बगैर नहीं मरने वाला है, अपने बेटे और बेगा को इंतकाम लिए बगैर नहीं मरने वाला हूँ। बर्नार्ड कहता है, तुम्हारा बेटा भी इतना ही गुस्से वाला था, टुकड़े किए जाते वक्त उसकी आंखें मौत की तकलीफ़ की बजाय गुस्से से भरी हुई थी। मेरी तलवार के साए में एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर गया। दौलत उस पर हमला करता है तो बर्नार्ड उसकी तलवार वहीं पर गिरा देता है। इधर दूसरी जानिब इस्मत खातून कह रही थी, मुझे कुछ अरसा बोरू कबीले में रहने की इजाज़त दें। नूरुद्दीन कहते हैं, इसका क्या मतलब है इस्मत? इस्मत खातून कहती है, बड़ों की नसीहत है कि फ़ितनों के मुकाम से दूर रहना चाहिए, और मुझे फ़ितनों से नहीं जंगों से निपटना आता है। आप जंग पर जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर सिपाही तैयार करूँगी। सुल्तान कहते हैं, तुम अब जिंगी खातून हो, तुम्हारा कबीला मेरा और मेरा महल तुम्हारा घर है। इस्मत कहती है, मैं महलाती साजिशों का हिस्सा बनकर आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ नूरुद्दीन, इतनी बड़ी कशमकश के दौरान आप भी बेचैन हो जाएंगे। सुल्तान कहते हैं, तुम बाहिम्मत खातून हो,
हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करना जानती हो। इस्मत कहती है सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, कोई डर नहीं है, लेकिन इस तरह के मामलात से दूर रहना बेहतर समझती हूँ। हमेशा के लिए नहीं, बस थोड़ी अरसे के लिए ही तो बात है। मसाइल हल हो जाएं और महलाती मुकाबले बाज़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं तो मैं आ जाऊँगी और फिर से आपके पास लौट आऊँगी। नूरुद्दीन वहाँ पर खड़े सोच रहे थे। इधर दूसरी जानिब सलाउद्दीन अपने तमाम सिपाहियों के साथ उस मुकाम पर पहुँचता है जहाँ पर दौलत के तमाम सिपाही मरे पड़े थे। सलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ नीचे उतरता है और कहता है हर तरफ फैल जाओ सिपाहियों, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में ही सलाउद्दीन वहाँ पर आगे बढ़ता है तो उसको वहाँ पर दौलत और उसकी तलवार पड़ी हुई मिलती है। दौलत को वहाँ पर मार दिया गया था। सलाउद्दीन ये देखकर कहता है कितनी मरतबा समझाया था आपको। अस्तीज़ कहता है शहज़ादे दौलत की मौत कई मसाइल का सबब बनेगी। सलाउद्दीन कहता है बर्नार्ड ने खुद को बचाने के लिए मारा है इसे। फातिमियों के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता था, तमाम रियासतों को तबाह बर्बाद कर देंगे। मैंने आपसे कहा था ना मलिका, ये लोग हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। अब आपको हमारी ताकत का अंदाज़ा हो चुका होगा। विक्टोरिया खड़ी होकर उसके पास आकर कहती है मजबूर करना शाबाशी के लायक है, लेकिन अभी मैं मुतमईन नहीं हूँ। जब जिंगी हम पर हमला करने के लिए फ़ैसले से बाज आ जाएंगे तब मुझे आप पर भरोसा हो जाएगा। और फिर शाम का मंजर सामने आता है। सुल्तान ने एक बहुत बड़ा जिरगा मुनक्किद किया था जिसके लिए बहुत से आलम इस्लाम के बड़े बड़े वज़ीर और बड़े बड़े सरदार आ चुके थे और उनके जिरगे में आकर बैठ रहे थे और अपने हथियार वहाँ पर सिपाहियों के हवाले कर कर मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही सब सरदारान वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। सुल्तान कहते हैं साहिबों, अमीरों और मेरे मुजाहिदों, आप सब ने हमारी दावत कबूल की, हमें बख्शा। आज हम यहाँ पर आलमी इस्लाम को दरपेश एक बहुत बड़े मसले और इस मसले से निपटने के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक सरदार कहते हैं शहज़ादा अरसलान शाह कहाँ पर है सुल्तान नूरुद्दीन? वो खलीफा के तो मुहाफिज हैं, उन्हें तो आप बुला नहीं पाए और यहाँ बैठकर आलम इस्लाम की बात कर रहे हैं। एक और आदमी कहता है मैं शहज़ादे अरसलान शाह के नायब के तौर पर आया हूँ, आपने ज़हमत क्यों फरमाई है? बराबरी के लिए शहज़ादे अरसलान शाह ने मुझे आपके हम पल्ला शख्स के तौर पर भेजा है। सलाउद्दीन कहता है शहज़ादा अरसलान शाह के नाम पर एक कमीन ही इस तरह बदतमीज़ी से बात कर सकता है। हम यहाँ पर सरदारों से और सरदारों की तरह बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जाओ जाकर ये बात कह दो इसे। आदमी कहता है वो इस बात का जवाब बजाते खुद देंगे, जिसके बाद वो उठकर वहाँ से चला जाता है। सुल्तान कहते हैं हम अपने मौजू पर वापस आते हैं। सलीबियों और फातिमियों का इत्तेहाद आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इस ख़तरे से निपटने के लिए पहला कदम गज़ा की जानिब बढ़ता है। सलाउद्दीन कहते हैं फातिमी आलम इस्लाम पर कब्ज़ा करने की कोशिशों में हैं और अपने हदफ के तौर पर शाम, इराक़ और अनातोलिया का इंतखाब कर चुके हैं। सुल्तान कहते हैं हमारे पास गज़ा फ़तह करने की ताकत है, लेकिन गज़ा की फ़तह के बाद फातिमी सलीबियों के साथ मिलकर हरकत में आएंगे और इससे अब्बासी खिलाफत से मुंसलिक तमाम रियासतों का ख़तरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल वाज़िया है और इसीलिए हमारा मुत्तहिद होना बेहद ज़रूरी है। एक और सरदार कहता है यहाँ पर इकट्ठे किए जाने वाले सरदार इस मज़कूर दुश्मनों से बढ़कर एक दूसरे के दुश्मन हैं, या बसानी हमारे खिलाफ बाज़ंतीनियों से इत्तेहाद कर रहे हैं। इनके साथ इत्तेहाद क्या किया जाएगा? दूसरा सरदार कहता है काफरों से दोस्ती तुम जैसी रिवायत शकीन शख्स से ज़्यादा बेहतर है। हमारा मकसद अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ ख़त्म कर कर। सलाउद्दीन कहता है असल दुश्मन के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना है। सरदार कहता है तुम नूरुद्दीन के एक आम तौर पर अमीर हो, तुम कौन होते हो हमें मशवरा देने वाले लड़के? सुल्तान कहते हैं सलाउद्दीन हमेशा से मेरा बेटा है और ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब से मैदान जंग में मेरे लिए शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं और इस जिरगे में सलाउद्दीन की बात गोया मेरी बात है। सरदार कहता है आपकी बात की क्या अहमियत है भला? आपकी अमीर की बात हम समझी जाए? दूसरा सरदार कहता है इस खित्ते में छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ बराबर समझी जाती हैं। तुम खुद को बड़ी मछली समझकर इत्तेहाद की बात तो कर रहे हो, लेकिन होशियार रहो, कहीं किसी छोटी मछली की खुराक ना बन जाना सुल्तान नूरुद्दीन। इतने में वहाँ पर वज़ीर आता है। वज़ीर कहता है सुल्तान हज़रत फातिमियों का एलची आया है, कुछ बात करना चाहता है। सुल्तान कहते हैं उसे अंदर आने दिया जाए। इतने में ही अंदर एक एलची आता है। एलची कहता है मैं अमीर महलम हज़रत के हुक्म पर आया हूँ। सुल्तान कहते हैं क्या चाहता है वो? वज़ीर कहता है अमीर महलम हज़रत दरख्वास्त नहीं करते हैं, हुक्म जारी फरमाते हैं। तुम सब लोग एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम लोगों में से कोई भी इत्तेहाद की सरबराही करने के काबिल नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम और यहाँ पर मौजूद हर शख्स इनकी बैत करे। सलाउद्दीन खड़ा होकर उस एलची के पास आता है। सलाउद्दीन कहता है तुम अपने सर उठा कर रखते हैं। इधर पीछे पीछे सुरैया खातून भी उसकी आ रही थी। सुरैया कहती है देखते हैं तुमने कहाँ रखा हुआ है तुर्कमान सरदारान को। वो दरअसल वहाँ पर सरदारान की जगह का मालूम करने आई थी और वो उनके पीछे जा रही थी। इधर मुल्हिम आगे बढ़ रहा था और एक खुफिया रास्ते से आगे बढ़ जाता है। सुरैया उसका रास्ता देखती है तो पीछे से सिपाही आकर उसको काबू में कर लेते हैं। इतने में ही वहाँ पर विक्टोरिया भी पहुँच जाती है। विक्टोरिया कहती है सुरैया
सरदारान को बचाने की कोशिश करोगी। तुम्हारे ख्याल से मुझे ये अंदाज़ा नहीं था? तुम्हें कत्ल करूंगी, गिद्धों की खुराक बनाऊंगी। सुरैया कहती है इतनी पुरयकीन ना हो विक्टोरिया, तुम्हारे सामने सर तस्लीम हरगिज़ नहीं करूंगी। जिसके बाद विक्टोरिया के होते हुए वहाँ पर सुरैया सिपाहियों पर हमला कर देती है और उनको ख़त्म कर कर भाग जाती है। सुरैया कहती है पकड़ो इसे, भागने ना देना। सुरैया वहाँ से मुसलसल आगे भाग रही थी और सामने आने वाले सिपाहियों को ख़त्म करती जा रही थी। वो मुसलसल आगे जाने लगती है और एक एक दो सिपाहियों को ख़त्म कर रही थी। इतने में ही वो वहाँ से बुलंद मुकाम पर चढ़ने लगती है। उसके पीछे बहुत से सिपाही आते जा रहे थे, मगर सुरैया आगे भागती जा रही थी और चंद सिपाहियों को जो उसके आगे आ रहे थे उनको ख़त्म कर रही थी। सुरैया मुसलसल आगे बढ़ रही थी, इधर मुलहिम भी आगे बढ़ रहा था। इतने में ही हम देखते हैं सामने से विक्टोरिया आकर कहती है तुम्हें सुरैया पर इत्मीनान ना करने के लिए कहा था। मुलहिम कहता है क्या हुआ है? विक्टोरिया कहती है वो यहाँ पर सरदारान को बचाने आई थी और तुम अपने पैरों पर सो रहे हो। मुलहिम कहता है वो तन्हा आई थी और तन्हा बाहर कैसे जा सकती है? विक्टोरिया कहती है तुमने कहा कि बरसों से उसे जानते हो, ये भी नहीं जानते कि लड़की क्या कर सकती है। देखो उसने तुम्हें भी धोखा दे दिया है। मुलहिम कहते हैं मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता है, मुझे धोखा देने की कोशिश करने वाले कीमत चुकाते हैं। जिसके बाद वो भी उसे तलाश करने आगे बढ़ जाता है। इधर दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अपने आदमियों के साथ सुरैया को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था। इधर दूसरी जानिब सुरैया मुसलसल महल के अंदर ऊपर चढ़ रही थी और बुलंद मुकाम पर चढ़ जाती है और सामने आने वाले सिपाहियों को ख़त्म करती जा रही थी। इतने में ही वो अपने सामने मुलहिम को देखती है, वो उसकी जानिब तीर चलाता है तो सुरैया साइड पर हो जाती है। मुलहिम कहता है पकड़ो इसे, मुझे धोखा देने की कीमत चुकाएगी सुरैया। वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था और सुरैया वहाँ से भागने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मुसलसल आगे बढ़ती जा रही थी। इतने में ही वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और जंगल में आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी इतने में ही सामने से सलाहुद्दीन अपने आदमियों के साथ आ जाता है। सुरैया उसको देखकर काफ़ी खुश होती है। सलाहुद्दीन सुरैया की जानिब आने लगता है। इतने में ही हम देखते हैं पीछे से एक तीर आकर सुरैया को लगता है। पीछे से मुलहिम पहुंच चुका था और उसने ये तीर चलाया था। सलाहुद्दीन ये देखकर काफ़ी ज़ोर से सुरैया को आवाज़ लगाता है। सुरैया वहीं पर गिर चुकी थी। मुलहिम कहता है मुझे धोखा देने वाले कीमत चुकाते हैं, हमला करो, सबको कत्ल कर दो। इतने में ही सलाहुद्दीन के सिपाही भी वहाँ पर तलवारें निकाल कर शुरू हो जाते हैं और उन सिपाहियों को ख़त्म करने लगते हैं। इधर सुरैया काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी पड़ी हुई थी। सलाहुद्दीन कहता है हिम्मत रखो सुरैया, हम तुम्हें बचा ले जाएंगे, हिम्मत रखो बराए मेहरबानी। मुलहिम वहाँ से तीर चलाकर भाग जाता है। इधर सलाहुद्दीन के सिपाही तमाम बाज़ंतीनियों को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं। सलाहुद्दीन कह रहा था हिम्मत करो, हमें यहाँ से जाना होगा। सलाहुद्दीन कहता है ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, हमें इसे कबीले ले जाना है, चलो सिपाहियों फ़ौरन। जिसके बाद वो सुरैया को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और फिर गज़ा का मंजर सामने आता है। सुरैया को वो कमरे में लेकर पहुँच चुके थे। सलाहुद्दीन कहता है इसका ज़ख़म गहरा है वालिदा। उसकी माँ कहती है गर्म पानी और कुछ कपड़े लेकर आओ। सोफिया भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी और कह रही थी आह सुरैया, काश मेरी बात मान लेती। सुरैया की हालत वहाँ पर काफ़ी ख़राब थी। सलाहुद्दीन कहता है खुद को मत थकाओ सुरैया, अपने आप को ना थकाओ। जिसके बाद वो लोग उसका वहाँ पर इलाज करने लगते हैं और फिर कुदुस का मंजर सामने आता है। विक्टोरिया कहती है उम्मीद है कि वो लानती लड़की दोबारा नहीं उठ सकेगी, शहर में अफरा तफरी उसी ने फैलाई है। मुलहिम कहता है फ़िक्र ना करो, मेरे दिए गए घाव से कोई ज़िंदा नहीं बच सकता है। विक्टोरिया कहती है बर्नार्ड, सरदारान को मिसल भेजने का हमारा रास्ता दुरुस्त है, देख लिया है ना तुमने। बर्नार्ड कहता है एक छोटी बेवकूफ़ लड़की ने तकरीबन तुम सबको धोखा दिया है, शर्मिंदा होने की बजाय। कबीले का कोई सरबरा नहीं है, इस अरसलान नामी मुसीबत से निपटने तक निज़ाम की क़याम के लिए वहीं पर रहेंगी, फिर महल लौट आएंगी। मलिका खातून कहती है इस्मत खातून की गैर मौजूदगी आपको इस कदर क्यों खुल रही है कोतलू खातून? कबीला ज़्यादा दूर भी नहीं है, जल्द ही दिल चाहे जा सकती हैं। कोतलू खातून कहती है बात मुलाकात की नहीं है, उसे अपने घर पर होना चाहिए था। इस्मत खातून की गैर मौजूदगी में इतनी मुतमईन क्यों हूँ? मलिका खातून कहती है मैं खातून अव्वल के तौर पर यही मुनासिब ख्याल करती हूँ। सुल्तान कहते हैं बस ये बहस मुबासे की जगह नहीं है। इतने में ही शेर को अंदर दाखिल होता है और कहता है सुल्तान हज़रत अरसलान शाह ने सिपाहियों के साथ मिलकर गज़ा पर कब्ज़ा जमा लिया है। सुल्तान कहते हैं ये क्या बदतमीज़ी है, मैं उसे अपनी रियासत से बाहर निकाल रहा हूँ और वह मेरी मलकियत पर कब्ज़ा जमा रहा है। उसे इल्म नहीं है कि मैं एक एक चीज़ का हिसाब लूँगा। शेरकू कहता है वो कैद किए जाने वाले सरदारों के साथ मौजूद है। सुल्तान कहते हैं सिपाहियों को तैयार करो शेरकू, अरसलान शाह से इस नालायकी का हिसाब लेकर रहेंगे। शेरकू वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर जंगल के अंदर बर्नार्ड खड़ा कह रहा था अरसलान शाह गज़ा पर कब्ज़ा जमा चुका है। अरसलान शाह ने सरदारों के लिए गज़ा पर कब्ज़ा जमाया है, आखिरकार हम अपने हदफ तक पहुँचने वाले हैं। एलिसा कहती है सलाहुद्दीन के ताक़ुब में होते हुए कैसे होगा ये? इतने में ही वहाँ पर एक कमांडर भागा हुआ आता है और कहता है सलाहुद्दीन अपने आदमियों के साथ लौट गया है। बर्नार्ड कहता है एलिसा जवाब मिल गया होगा, इसे भी अरसलान शाह के कारनामे का पता चल गया है, सो लौट गया है। जल्दी करो सिपाहियों, तैयार हो जाओ, सलाहुद्दीन के पीछे जाते ही हम कुदुस जाएंगे।
अरसलान शाह से गज़ा छीन कर दोहरे तख्त पर विराजमान होऊंगा। गज़ा का मंजर सामने आता है। सुल्तान नूरुद्दीन अरसलान शाह के सामने पहुँचते हैं और अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं। सुल्तान कहते हैं, मेरा ख्याल था कि धोखे से हासिल किए गए गज़ा में छुप कर बैठे रहोगे। ईंट से ईंट बजाने आ रहा था मैं। सामने आने की हिम्मत कर चुके हो तो बदला अपनी जान से चुकाना होगा। अरसलान शाह कहता है, गज़ा हासिल करने पर मजबूर आपने किया है। सरदारों की जान खतरे से बाहर लाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि मैं अपनी जान भी झोंक दूंगा। सुल्तान कहते हैं, तुम्हारा मसला सरदार है ही नहीं, तुम्हारा मकसद नुकसान पहुंचाना है और सिर्फ इसी मकसद के लिए गज़ा पर कब्ज़ा किया है तुमने। अरसलान शाह कहता है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए गज़ा पर कब्ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरसलान, शेर की ताकत आप सब के लिए काफ़ी है। सुल्तान कहते हैं, ये ताकत मर्दों के लिए लड़ते हुए जाहिर क्यों नहीं करते हो, ना मर्दों की तरह हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा जमाते हो। अरसलान शाह कहता है, ये कब्ज़ा नहीं है सुल्तान, ये हक़ है। सुल्तान कहते हैं, गज़ा पर तुम्हारा क्या हक़ है गाफिल, बताओ। गज़ा पर हमले की दावत तो ठुकरा दी थी। अरसलान शाह कहता है, गज़ा सरदारों के साथ मिलकर फतह किया था ना, अब उन्हें की जानों के लिए वापस करना होगा। सुल्तान कहते हैं, गज़ा दिया जा सकता तो दिया जा चुका होता, लेकिन तुम्हारा मकसद फूट पैदा करना है, इसीलिए गज़ा तुम्हारे पास हरगिज़ नहीं रहेगा। अरसलान शाह कहता है, शेर के नीचे से निजात मुमकिन नहीं है।